डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो भारत की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र एक बहुत ही गंभीर मुद्दा निकलकर सामने आया है। रूस ने भारत के साथ अपनी पुरानी मित्रता का परिचय देते हुए आईएसआईएस के उस आतंकवादी को पकड़ लिया है जो भारत में कुछ ही समय में किसी शीर्ष नेतृत्व पर हमला करने जा रहा था। क्या है मुद्दा, क्या है इसकी गंभीरता, पूरी ही गंभीरता के साथ इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, न्यूज़ आप लोग समझ गए हैं कि एक आईएसआईएस के आतंकवादी को रूस ने पकड़ लिया है। रूस की फेडरल एजेंसी ने उसे पकड़ लिया है जो कि भारत में हमला करने जा रहा था। मुद्दा है क्या? देखिए, यह जो आतंकवादी है ये आईएसआईएस से संबंधित है। इस्लामिक स्टेट क्या है उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझिए कि ये एक आतंकी संगठन है जो इराक और सीरिया में एक समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन अब इसकी ज़्यादातर जड़ें अफ्रीका और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में पैर पसार रही हैं। तो इस आतंकवादी समूह के एक व्यक्ति को तुर्की में ट्रेनिंग दी गई और वहाँ से उसे रूस भेजा गया। रूस में वो अपने नकली दस्तावेज तैयार कर रहा था, जाली दस्तावेज तैयार कर रहा था। वहाँ से वह भारत आने वाला था और भारत के किसी नेता पर हमला करने वाला था। इसी दौरान रूस ने उसको वहाँ पर पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि आप सोचिए कि किसी बड़े नेता के खिलाफ यह हमला प्लान किया गया था। ठीक है, तो हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर टारगेट किया गया हो या भारत के गृह मंत्री को लेकर किया गया हो। तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत ही चिंता की बात तो है ये। ऐसी स्थिति में ये जो आतंकी है, हम लोग समझेंगे कि इस्लामिक स्टेट क्या है, क्यों भारत में हमला करना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सब मुद्दे को भी लेकर हम लोग प्लान करेंगे। ये जो आतंकी था ये आत्मघाती हमला करना चाह रहा था। होते हैं ना सुसाइड बॉम्बर, तो कुछ उस तरह का ही प्रयास इसका था। इस आतंकवादी ने तुर्की में आतंकी ट्रेनिंग ली। ये कहीं ना कहीं पे भारत के लिए एक चिंता की बात, बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि देखिए अभी तक इराक और सीरिया का चलो कुछ नाम था, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र का नाम था, या पाकिस्तान भी इसमें कई कुछ हद तक इन्वॉल्व दिखता है, बट तुर्की जैसा देश, हालांकि इसके भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। आप समझते हैं इस चीज़ को, क्यों आखिर तुर्की क्यों भारत से दूर जा रहा है, या भारत और तुर्की के बीच में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, उस मुद्दे को भी हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं। रूस की जो रक्षा सिक्योरिटी एजेंसी है, फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो, उसने ये बताया कि ये जो आतंकवादी था ये अप्रैल से लेकर जून तक तुर्की में था। ठीक है, वहाँ उसे एक आईएसआईएस के एक नेता ने आत्मघाती हमलावर के तौर पर भर्ती किया था। वहाँ पर उसे ट्रेनिंग दी गई, फिर उसे रूस भेजा गया, रूस से वह भारत आने वाला था। आखिर तुर्की के साथ इशू क्या है, तुर्की में ट्रेनिंग क्यों दी गई उसको? देखिए, ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दगन। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे ना तो तुर्की और भारत के रिश्ते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, ये राष्ट्रपति अर्दगन हैं। जब से ये तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं, इनका एक उद्देश्य है। ये क्या करना चाहते हैं, जो तुर्की पूर्व में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था ना इस्लामिक स्टेट का, वो उसको स्थापित करना चाहते हैं और उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। मतलब पूरे इस्लामिक साम्राज्य का नेतृत्व करने का इनका उद्देश्य है। जितने भी इस्लाम के देश हों, इस्लामी देश हों, उनके नेता के तौर पर काम करने की इनकी मंशा है। बहुत बड़ा उद्देश्य है ये। तो इस उद्देश्य के लिए ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिले। ठीक है ना, मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिले। तो उसके लिए ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि मुस्लिम देशों के मुद्दों को उठाएं, और उसी दिशा में इसका सबसे बड़ा सहयोगी देश कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि मैंने आपको कई बार पहली वीडियोस में भी बताया है कि एक नया गुट उभर रहा है जिसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं? पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, कुछ हद तक इंडोनेशिया था बट वो पीछे हट गया। ठीक है, तो ये देश एक गुट बन रहा है। इन्हीं गुट को सपोर्ट कौन कर रहा है? चीन और ईरान। ठीक है, ये जो गुट निकल के आ रहा है ना पाकिस्तान के साथ, और इसी पाकिस्तान के साथ कौन मिला हुआ है? तुर्की। तो तुर्की क्या करता है, भारत का कश्मीर का कोई भी मुद्दा हो, कश्मीर के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर तुर्की उठाता है। कई बार ऐसा कर चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा साथ देता है तुर्की। तो कहीं ना कहीं पे भारत के साथ रिश्ते इसके अच्छे नहीं है, और उसका कारण ये है कि इनका जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है ना इनका, कि इस्लामिक साम्राज्य का मुझे नेता बनना है, ये भारत के उद्देश्यों के साथ तालमेल नहीं खाता है। आप सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को मतलब आप सोचिए आतंकवाद प्रायोजित देश है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि राज्य की तरफ से आतंकवाद को प्रमोट करने वाला पाकिस्तान एकमात्र देश है विश्व में।
आप सोचिए, खुद सरकार प्रमोट कर रही है कि उसका जो आईएसआई है वो प्रमोट करती है उसकी एजेंसी कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी तैयार हों ताकि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता को पैदा किया जा सकते। इस बात से हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की काम करेगा तो भारत कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? तो कहीं ना कहीं पे इन सब कारणों को लेकर भारत और तुर्की के बीच में खटास है। भारत ने कई बार ये बात कही है तुर्की को कि आप इस तरह का जो सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं पे भारत और तुर्की के संबंधों में दूरियों को कम नहीं करेगा, आगे ही लेके जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्दा हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि आईएसआईएस कौन है, जल्दी से इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। भारत के साथ क्या इसका इशू है, क्या क्यों मुद्दा है, क्यों हमला करना चाह रहा है। देखिए, इस्लामिक स्टेट का जो इसकी उत्पत्ति है 1999 में हुई थी, और आपको पता है 2001 में ना अमेरिका में अलकायदा की तरफ से हमला किया गया था, और अलकायदा का उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? लादेन, है ना। अलकायदा का हमला हुआ 9/11 का, उसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी। कहां पर? इराक में। इराक में अलकायदा के विरुद्ध अमेरिका ने जंग छेड़ दी, आपको पता ही है। और लगभग 2013-14 के आसपास वो लादेन मारा भी गया। जब अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ जंग छेड़ी ना, तो एक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ इराक में। ऐसी स्थिति में शुरुआती तौर पर इस जो 1999 में स्थापित हुआ था आईएस, इसने अपने आप को थोड़ा थोड़ा मजबूत करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? अरब स्प्रिंग आता है। अरब स्प्रिंग आता है तो अरब स्प्रिंग क्या होता है? मध्य एशियाई देशों में जो तानाशाही सरकारें हैं उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन होने लगे, है ना। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? सीरिया। सीरिया में असद की तानाशाह जो सरकार है उसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुआ, और वही विरोध प्रदर्शन बदल गया किसमें? गृह युद्ध में। और गृह युद्ध में बदलने के बाद अब क्या हुआ? अब देखिए, इराक में जो है सद्दाम हुसैन मारा जा चुका है। ठीक है, जब अमेरिका ने हमला किया तो सद्दाम हुसैन की मृत्यु हो गई। अब यहां पर अस्थिरता, और सीरिया में भी अस्थिरता, गृह युद्ध की स्थिति। अब जब दोनों ही देशों में अस्थिरता है तो वहां पर इस्लामिक स्टेट ने अपने आप को एक नया नाम दिया। क्या? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। 2014 में मजबूत बनकर उभरा। ये बहुत व्यापक पैमाने पर हमले किए, हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। दैनिक आधार पर इसकी लेकर न्यूज आती थी कितने लोगों की ये लोग हत्या कर रहे थे। उसके बाद अमेरिका इसके विरुद्ध जंग में उतरा, बहुत सारे देशों ने सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशन की सेनाएं भी उतरी, तब जाके इस पर कंट्रोल किया गया। 2019 में अक्टूबर के समय इसका जो शीर्ष नेतृत्व था बगदादी, अबू बकर अल बगदादी, वो मारा गया। ठीक है ना। तो एक तरफ से अमेरिका ने जंग तो जीत ली, आईएसआईएस को कमजोर कर दिया। कहां पर? इराक और सीरिया में काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है ये अभी तक ये संगठन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। थोड़ा सा इसका वैश्विक प्रसार देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चीज को लेकर कई इसकी शक्ति का आधार क्या है। ये जो है ना, ये इस्लामिक स्टेट है। ये देखिए आप, किसी भी आतंकवादी संगठन को सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? आर्थिक स्रोत चाहिए। ठीक है ना, आर्थिक फंडिंग होगी तभी तो वो सरवाइव करेगा। उसको हथियार चाहिए तभी वो हमले करवा पाएगा, उसको बम चाहिए, बम सामग्री चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो भी चीज़ें उसको ज़रूरत है उसके लिए उसको आर्थिक स्रोत चाहिए। ऐसी स्थिति में इराक ने इराक एंड सीरिया के ऑयल फील्ड पर कब्जा कर लिया, और वहाँ से उसको बहुत सारा रेवेन्यू मिला, पहली चीज़। दूसरा, उसने जबरन वसूली की, धार्मिक कर लगाया, सुन्नी समर्थक लोगों से आर्थिक सहायता भी मिली। क्योंकि देखिए, ये जो आईएसआईएस है ना, ये सुन्नी समर्थक ग्रुप है। आपको पता है इस्लाम के कई संप्रदाय हैं, उसमें एक शिया है, सुन्नी है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये सुन्नी, और ये लोग आपको पता है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हिंसा को प्रमोट करते हैं, ज़्यादा हिंसक होते हैं। तो इस वजह से ये उन्हीं लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो आर्थिक स्रोत हम लोगों ने देख लिया। फिर सबसे बड़ी जो इसकी ताकत है ना, जो कहीं ना कहीं पे भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, युवाओं को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। ये लोग क्या करते हैं? फेसबुक के माध्यम से, जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं ना, उनके माध्यम से ज़्यादा प्रयास करते हैं ये लोग कि युवाओं को आकर्षित किया जा सके। समझ गए आप? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने देखा टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम का, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं की जो एनर्जी है उसको गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध जंग जीती ना अमेरिका ने, तो लग रहा था कि इसका प्रसार खत्म हो गया, लेकिन आप देखिए ये कहाँ तक पहुँच गया। देखिए, इराक है ये, ठीक है, यहाँ पे सीरिया है, ईरान है इसके बगल में, ठीक है, यहीं पे तुर्की मिलेगा आपको। अब सोचिए ये अफ्रीका के देशों में जा चुका है। जैसे आप देखेंगे कि किस तरह से अल्जीरिया है, लीबिया है, यहाँ पे नीचे आप चार्ट देखेंगे,
ठीक है, और सूडान आप लोग देखेंगे, फिर नाइजर, माली, इन सब देशों में इसका प्रसार बढ़ रहा है, इथोपिया तक। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं पे ये एक चिंता की बात है कि नहीं है। हैं, पहले इसका माना जाता था कि इराक, सीरिया और ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में सीमित है, और यही ये इसका उद्देश्य है। इन दोनों इस ग्रुप का जो नेतृत्व था बगदादी, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? उसका भी वही उद्देश्य था जो अब अर्दगन लेके बैठे हैं। हालांकि वो सरकार की तरफ से, ये आतंकवादी संगठन की तरफ से था कि सारे इस्लामिक स्टेट को एक झंडे के तले एकत्रित करना है और इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है। तो इस तरह के उद्देश्य के लिए इन्होंने अपना प्रसार देखो कहां तक कर लिया है। इसका मतलब अमेरिका की जंग को पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता है, अभी भी इसका बहुत बहुत सारे क्षेत्रों में प्रसार है। और जब से आप सोचिए अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है ना, तब से ये ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो गया है। आपको पता है वहां पर गुरुद्वारे वगैरह में कई बार अटैक भी कर चुके हैं ये लोग। तो ये अल्पसंख्यों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। तो कौन कर रहा है वहां पर? आईएस, और किसकी पनाह में? तालिबान की पनाह में। तो आप सोचिए कि इसका प्रसार इस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न कर रहा है। ये देखिए, ये है अबू बकर अल बगदादी। इसको अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में 2019 अक्टूबर में मार दिया था। ठीक है, अब देखते हैं तो भारत को क्या करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप आंसर राइटिंग वगैरह में मैसेज कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत को ये चाहिए कि एक बेहतर एक्शन प्लान हो जिसमें भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हों। एक बहुत अच्छा सा एक प्लान और एक कारगर प्लान स्थापित किया जाए, क्योंकि आप सोचिए लगातार पिछले कुछ समय में ना, केरल हो, हैदराबाद हो, यहाँ पर ना आप देखेंगे कि जो आतंकवादी हमले हैं वो आईएस से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है उन्हें। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है कि नहीं? क्योंकि आप सोचिए जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी अस्थिरता है, पूर्वोत्तर भारत जो है वहां पर भी थोड़ी बहुत अस्थिरता रहती है, नागा ग्रुप और ये सब। और अगर मान लो भारत के साउथ में भी अस्थिरता पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी चिंता की बात भारत की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतर एक्शन प्लान और बहुत ही कारगर एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को टारगेट कर पाएं जो सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें सही डायरेक्शन दे पाएं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, जो युवावस्था में हमने बोला ना कि एक एनर्जी होती है किसी व्यक्ति में, उसको आप जो डायरेक्शन दे देंगे वो उसी दिशा में चला जाएगा। सरकार को बस यही प्रयास करना चाहिए कि युवा जो है ना भारत के, आपको पता है भारत की 60% से ज्यादा आबादी क्या है? युवा। ठीक है ना, इतनी बड़ी आबादी युवा है, तो भारत के लिए और चिंताएं हैं। तो इस तरह से इनको कहीं ना कहीं पे आईएस जो है अपने प्रभाव के तहत लाने का प्रयास करता है, ताकि वो लोन वुल्फ हमले करा सके। ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को थोड़ा सा, लोन वुल्फ हमले। ये क्या होता है हमला? किस हमले को कहते हैं? देखिए, एक होता है कि कोई मान लीजिए कोई डायरेक्शन दी गई है किसी को, कोई आतंकवादी संगठन है, मान लीजिए आईएस ही है, उसका कोई एक ग्रुप है, वही ग्रुप भारत में आ गया, यहां पर एक प्लानिंग की गई, एक हमला किया गया। ये तो सब कुछ क्या हुआ? एक प्लानिंग पर्पज से किया गया, पूरा निर्देशित रूप में किया गया। लेकिन ये जो लोन वुल्फ हमला होता है ना, इसमें किसी को कोई डायरेक्शन नहीं मिलता। एक कोई युवा है भारत में, मान लीजिए कोई रहता है, वो प्रभावित हो गया आईएस की विचारधारा से, ठीक है, विचारधारा से प्रभावित हो गया और उसी ने अपने मन में एक प्लान बना लिया कि मैं कोई हमला करूंगा। अब बताइए, ऐसे युवा को पकड़ना कितना मुश्किल है? हमें क्या पता किसी के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज कितनी भी तेज क्यों ना हो जाएं, इस हमले को कैसे रोकेंगी? और ये जो आईएस है ना, इसी हमले का सबसे ज्यादा हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यही है। तो ये बड़ी चिंता की बात है, और ये भारत के लिए नहीं, यूरोप के कई देशों में लोन वुल्फ हमले हुए हैं और वो देश पकड़ नहीं पाए हैं। भारत को इस पे काम करना होगा, युवाओं को आईएस के विचारों को थोड़ा सा दूर करना होगा। इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं हम? देखिए, एक जागरूकता अभियान भारत चला सकता है, ठीक है ना, भारत की एजेंसियां, ताकि युवाओं को हम सूफी परंपरा जो है, और एक जैसे आप सोचिए कि वहाबी परंपरा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, वहाबी परंपरा। और ये परंपराएं कौन सी हैं? देखिए, सूफी परंपरा का उद्देश्य क्या था? शांति, प्यार, ठीक है, अहिंसा, ये सब उद्देश्य थे सूफी परंपरा के। तो युवाओं को बताना चाहिए कि आप भटक रहे हैं। इस्लाम का उद्देश्य कभी भी आतंकवाद को स्थापित करना नहीं रहा है। आप इस चीज को समझिए कि सूफी परंपरा जो भी चीजें हैं, उनका स्थापना क्या था? अहिंसक स्थितियां, ठीक है, लोगों में ज्यादा से ज्यादा समाज में शांति स्थापित करना। तो उनको ये सब उद्देश्य बताने की जरूरत है। दूसरा, एक और प्रयास सरकार को करने की जरूरत है, जो हमारी एजेंसियां हैं ना, जैसे हमारी रॉ है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सब एजेंसियां मिलकर थोड़ा निगरानी गतिविधियों को मजबूत करें। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये हमला अभी हो जाता भारत में तो कहीं ना कहीं पर एक चिंता की बात तो थी। हालांकि हमारी एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, फिर भी रूस की तरफ से कहीं ना कहीं पे हमें सपोर्ट किया गया, लेकिन हमें आगे भी तैयार रहना होगा कि इस तरह के हमले आगे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस मुद्दे को हम लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ समझा, ठीक है, बहुत ही मतलब आईएस को लेके एक अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है। तो अब आप लोग क्या है कि ये जो जितने भी यहाँ पर लेक्चर लिए जा रहे हैं, इसकी टेलीग्राम वगैरह जो है आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप का, तो वहाँ पर आपको क्या मिल सके, पीडीएफ, ठीक है ना, इस तरह की पीडीएफ आपको मिल सकें, आपके नोट्स वगैरह की हेडेक भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जल्दी से अगली क्लास में मिलेंगे। अगले लेक्चर में आईआर का कोई ना कोई करंट अफेयर हम लोग फिर से लेके आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है कि आप तक पहुंचा जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।